नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एकदम से भरोसा हटाने सा लगी है? क्या पार्टी हवा में कोई संदेश तैराना चाहती है और उसे शिवराज जी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या वाकई सूबे में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना वो सिर्फ शिवराज जी के कारण बना या और भी कारण है उसके पीछे? बीते कुछ महीनों के दौरान तेजी से बदलते हुए घटनाक्रमों को देखकर कोई भी औसत सियासी समझ रखने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि पार्टी शिवराज जी का कुर्ता पकड़कर पीछे की तरफ खींच रही है। जहां तक उनके चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने की बात आई तो उनके समर्थकों ने यह प्रचारित करना शुरू किया कि ऐसा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ था, जहां योगी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था लेकिन बाद में वही मुख्यमंत्री बने। यहां तक तो ठीक था। फिर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए, कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। पार्टी के अब तक के सबसे बड़े कार्यकर्ता, इस लाइन को अंडरलाइन करिए आप, पार्टी के अब तक के सबसे बड़े कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान के योगदान का ना तो उन्होंने कोई जिक्र किया और ना ही कोई शाबाशी दी। यहां तक कि मुफ्त में सरकारी पैसा लुटाकर महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए सरकारी खजाना लुटाने वाली किसी भी योजना का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया अपने भाषण में। उसी रात फिर शिवराज जी के सियासी कद से बड़े और कुछ उनके बराबर नेताओं को विधानसभा का टिकट देकर यह बता दिया कि यदि सूबे में भाजपा सरकार बनी तो शिवराज कैबिनेट में कम से कम इतने बड़े बड़े नाम मंत्री तो नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री ही इनमें से कोई एक। सवाल यही है कि ऐसा क्या इनपुट है दिल्ली के नेताओं के पास, क्यों शिवराज को चुनाव जिताऊ मटेरियल नहीं मान रहे हैं? एक वक्त में सत्ता मतलब शिवराज और संगठन मतलब शिवराज कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान अब ना संगठन में उतने प्रभावी हैं और ना ही सरकार में। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे आखिर वजह क्या है? कांग्रेस के लिए यह फायदे का सौदा होगा या घाटे का? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, देखिए। एक समय बीजेपी के सबसे बिकाऊ ब्रांड रहे शिवराज को बीते कुछ महीनों के दौरान ही जिस तरह से पार्टी ने पीछे खींचना शुरू किया उसने सियासी समझ रखने वाले कई लोगों को हैरत में डाल दिया। पहले उनके चेहरे के साथ कई बड़े नाम चुनाव अभियान में जोड़े गए। हर बार अकेले रथ लेके निकलने वाले और जन आशीर्वाद के अगुआ शिवराज इस बार अगुआ नहीं थे बल्कि अगुआ नेताओं में से एक थे। तब लगा कि शायद उनके चेहरे के प्रति जनता का असंतोष ज्यादा ही पढ़ लिया होगा केंद्रीय नेतृत्व ने, तो रणनीति के तहत ऐसा किया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में आए तो मंच से प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान की महिमा का ना तो जिक्र किया ना ही उनकी मुफ्त खोरी वाली लाडली बहना और सस्ते सिलेंडर वाली योजना का। उसी रात जो बीजेपी की दूसरी सूची आई उसमें 7 ऐसे बड़े नाम पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतार दिए जो यदि जीते और बीजेपी भी जीती तो तय है कि शिवराज कैबिनेट में नहीं रहेंगे बल्कि उनमें से कोई एक ही मुख्यमंत्री होगा। सियासी समझ रखने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरह से खुला संदेश दे रही है कि शिवराज जी का दौर अब खत्म होने को है, लेकिन शिवराज तो उस योद्धा की तरह हैं जो अंतिम समय तक हथियार नीचे नहीं रखते। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे राजनेता हैं जिसको मामले में ये कहना कि उनका करियर ख़त्म हो रहा है या उनके भविष्य का क्या होगा, वो वक्त का इंतज़ार करते हैं। आप देखेंगे ना कि पिछले 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं तो हर बार हमने सुना कि वो जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं उनमें वो उनका नाम कम से कम हिंदी स्टेटों में उनकी योजनाओं को लेकर याद किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान को आज की तारीख में अनदेखा करना पार्टी नेतृत्व के लिए बहुत आसान है नहीं। ऐसा संभवतः कुछ वजहों से हो सकता है। बीते कुछ सालों से एमपी में संगठन मतलब शिवराज और सत्ता मतलब शिवराज का माहौल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बना रखा था। प्रदेश अध्यक्ष को वही करना पड़ता था जो शिवराज चाहते थे। मंत्री भी नाम मात्र के थे, एक भी फैसला अपनी मर्जी से मंत्री नहीं ले सकते थे। उनके विभाग की हर प्रमुख फाइल बिना शिवराज की रजामंदी के स्वीकृत नहीं होती थी। ऐसे में कार्यकर्ता का यदि कोई काम है तो उसे करा पाने में मंत्री भी असहाय थे
और प्रदेश अध्यक्ष भी। वीडी शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो कुछ हद तक उन्होंने संगठन को सत्ता से ऊपर करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बहुत असर नहीं हुआ। जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत बारीकी से एमपी की स्थिति का आकलन करते रहे। बाकी की कसर चुनाव को लेकर हुए तमाम सर्वे ने पूरी कर दी, जहां बीजेपी को कांग्रेस से बहुत पीछे बताया गया था। पिछले 3 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुगाड़ तुगाड़ से सत्ता में आई थी, तब से वो जन कल्याण की योजनाओं पर कम और पार्टी को और सत्ता को संभालने में ज़्यादा रही। उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना था और इसका अनुमान पार्टी के हाईकमान को पहले से लग गया था। तो ये पहले से तय था कि जहाँ जहाँ 2018 में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा है, वहाँ कोई न कोई मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से शिवराज के उत्तराधिकारी की तलाश की है। वे चाहते तो उनके पास प्राप्त इनपुट के आधार पर नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल या किसी को भी सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुराने दौर के किसी प्रतापी राजा की तरह बेटों की परीक्षा लेने वाला भाव रखा। अब चुनावी परीक्षा में उनका जो सियासी बेटा खुद को वीर पराक्रमी साबित करेगा, वही होगा सत्ता आने पर कुर्सी का असली हकदार। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ सबसे पहले करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनुपिया, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता भी हैं। बहुत स्वागत है धनुपिया जी का। दूसरे मेहमान हैं महेंद्र यादव, ये बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। महेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान हैं रंजन श्रीवास्तव, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंजन जी का भी स्वागत है। शुरुआत आज जाहिर तौर पर महेंद्र जी से करेंगे। तो महेंद्र जी, शिवराज है तो भरोसा है, ये सुनते थे अभी तक हम लोग लगातार, ये डगमगा रहा है क्या आपकी पार्टी के मन में? नहीं, आज भी शिवराज जी पे भरोसा है। और निश्चित रूप से जो आपने अभी ये बात कही कि वरिष्ठ लोगों को, माननीय हमारे नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, हम सब सौभाग्यशाली हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि नरेंद्र सिंह जी जैसे भाई साहब अगर बहुत चुनाव लड़ेंगे तो चंबल में एक भी सीट अब जो है कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा। ऐसे ही हमारे आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उस निर्णय के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं और जो संगठन के आधार पर संगठन का जो काम हुआ है और संगठन के तहत अभी आपने जो विषय रखा कि यात्राएं जो है, हमारे संगठन की पहली बार जो 5 यात्राएं जो प्रारंभ हुई, उन यात्राओं को इतना व्यापक समर्थन मिला, इतनी ज़्यादा जन समर्थन मिला कि रात रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जनता पूरे रोडों पर खड़ी रही, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उसके तहत हम सब लोग, हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं और उनके नेतृत्व में उन्होंने सारे हमारे सामूहिक जो निर्णय होता है, वो सामूहिक निर्णय में जो निर्णय हुआ उसके तहत पार्टी काम करती है। ठीक है, जेपी धनुपिया साहब को इन कर लेते हैं। तो धनुपिया साहब, आप बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? शिवराज जी वैसे ही पावर में हैं या फिर कुछ कमजोर हुए? पीपीटी जी, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं तो हर चीज पर चर्चा करने में, उसका गुण दोष निकालने में एक महसूस करने वाली बात होती है। आज शिवराज सिंह चौहान की छवि पूरे प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बन गई थी, घोषणा वीर के रूप में जाने जाते थे, हर जगह घोषणा करते थे, घोषणाएं करने के बाद भूल जाते थे। हजारों की संख्या में घोषणाएं हो चुकी, किसी भी को नहीं मालूम कौन सी घोषणा हो रही है, कब हो रही है। कि पहले उपचुनाव होते थे, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, ये कर दूंगा, तहसील बना दूंगा, जिला बना दूंगा, और अब तो हद कर दी उन्होंने। रोज एक ऐसी घोषणा लाते थे जो 18 साल से उनको ध्यान नहीं आया। अब उन्होंने कहा कि बहनों को मैं ये दूंगा, 400 रुपये में सिलेंडर दूंगा। ना तो 400 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, ना लाडली बहनों को आज पूरा उनका राशि मिल रही है। तो चूंकि इस वास्तविकता ये है, कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपये की घोषणा की, शिवराज जी ने वो कर दिया। अब ये चीज हाईकमान तक पहुंची, भाई शिवराज जी की घोषणाओं में असर नहीं है और लोग उकता गए हैं।
बार बार उनका चेहरा देखकर, उनका भाषण देखकर, एक्टिंग करने वाला काम देख के सारी चीज जनता उकता गई है। तो उन्हें लगा हाई कमांड को, भारतीय जनता पार्टी को, शायद एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी से नहीं शिवराज सिंह चौहान से है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को कैसे करे। तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाने की बजाय एक रास्ता निकाला, एक लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी, 7, 8, 10, 11 लोगों को टिकट दे दिए कि देखिए ये भी केंद्रीय नेता है, कल को वापस में आएंगे। और मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ये भी है प्रवीण जी, पता नहीं सही है गलत है, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं मिलेगा विधानसभा का। क्यों? अगर टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो भी एक उम्मीदवार हो जाएंगी, जनता फिर कहेगी ये भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा सोचा है और ये कर रहे हैं। और ये जिस तरह से घबराहट है, बड़े बड़े नेताओं को ला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, भाजपा में आत्मविश्वास की कमी आ चुकी है, भाजपा के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना अगर आप में 18 साल से सत्ता में रहने वाले लोगों ने काम किया होता तो छोटे से कार्यकर्ता को खड़ा कर देते, उसको कहते ये है हमारा काम, देखिए ये है विकास हमारा। लेकिन चूंकि आपकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है तो आप इस तरह के निर्णय ले रहे हैं और जनता सब जानती है। आप भी, मेरे मित्र कह रहे थे कि चंबल में नरेंद्र सिंह साहब से ये होगा, मैं दावे से कहता हूं नरेंद्र सिंह तोमर साहब को चुनाव हार रहे हैं, वहां लाले पड़े हुए हैं लोगों के पास, देखिए किस तरह का वो हालत बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अब रंजन जी को बस हवाई है। पहला सवाल बहुत वक्त दिया सर, रंजन जी को इन करते हैं। रंजन जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? और उसी लाइन के साथ में आपकी तरफ आऊंगा कि अगर मान लीजिए कि बहुत कमाल उनकी योजना कर रही होती, लाडली बहना और ये सब कुछ, मुफ्त सिलेंडर, तो और वो भी कार्यकर्ता महाकुंभ में, कोई गवर्नमेंट के कार्यक्रम आए होते पीएम तो हम कह सकते थे कि भाई सरकारी कार्यक्रम था तो क्यों इस सब पे बोलते। कार्यकर्ता महाकुंभ में सबसे बड़े कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर कर गए, उनकी योजना को इग्नोर कर गए, कुछ भी नहीं बोला। कैसे समझते हैं आप इसे, कैसे परिभाषित करना चाहिए? प्रवीण जी, इसका जो बैकग्राउंड है, कार्यकर्ता महाकुंभ तो बाद में आया। आप याद कीजिए कि अमित शाह 2 बार आए और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, या जेपी नड्डा आए, एक बार नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। केवल नेतृत्व में, उनकी योजना को भी इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। नेतृत्व तो चलिए वो तो घोषित बोल गए कि भाई सामूहिक होगा, योजना को भी टच नहीं कर गए जी। उसका इंडिकेशन तब मिल गया जब पार्लियामेंट्री वोट से उनको हटाया गया, तब लगा सब कुछ सही नहीं है। कारण यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, जो 5 राज्य जहाँ चुनाव होने वाले हैं, ये सेमीफाइनल है 2024 का। बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। 2018 की जो हार है वो पार्टी भूली नहीं है। ये अलग बात है कि वोट परसेंटेज ज्यादा है, 1 लाख वोट ज्यादा मिले, वो शिवराज सिंह चौहान के फेवर में गया है। लेकिन हार तो हार है, सरकार नहीं बना पाए थे आप। और सरकार किन परिस्थितियों में आया, आप एग्जाम्पल देखा आपने अच्छी तरह से। तो पार्टी कंफर्टेबल नहीं है। और सबसे जो आप बात सही कही कि लाडली लक्ष्मी को, लाडली बहना को एक नेता ने, अमित शाह ने या पीएम ने नहीं, उसको एक बार नाम नहीं लिया। अगर कमाल कर रही होती तो कहीं ना कहीं वो नाम लेते। दूसरा ये है कि पूरा चुनाव पीएम मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है। ये चूंकि 2024 का प्रस्तावना बनाया जा रहा है तो पूरा फेस चाह रहा। देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे किनारे हैं, छत्तीसगढ़ कोई बड़ा नेता नहीं है, पूरा चुनाव। देखिए, अब आप याद कीजिए प्रवीण जी, जो कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ, पीएम मोदी ने अपने हर एक स्कीम का नाम गिनाया, हर एक स्कीम का उन्होंने बताया। और एक मोदी की गारंटी क्या है, जो मोदी ने गारंटी दिया, गारंटी पूरा होना है, वो गारंटी है। तो मोदी ने एक ब्रांड, मोदी जानते हैं हमारा ब्रांड है, हमारे नाम पे वोट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए लाडली बहना का नाम लेंगे या शिवराज सिंह चौहान का नाम लेंगे तो जी ब्रांड शिवराज जाएगा। तो बहुत कैलकुलेटेड गेम बीजेपी खेल रही है और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण बात है। महन जी को इन करते हैं। महन जी, पूरा शहर, मतलब आप यहां से निकल जाइए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर वाले डिंडोरी तक, इधर गुजरात बॉर्डर तक, पूरे शहर रंगे पड़े हैं सरकारी विज्ञापन से। लाडली बहना बिल्कुल जीवन बदल दिया। इतनी कमाल की योजना है और इतना पब्लिसिटी में खर्च कर रहे हैं आप, तो फिर उसे प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र नहीं कर पाए। नहीं तो प्रधानमंत्री कह देते कि भाई बहुत कमाल की योजना एमपी सरकार ने शुरू की है, इस पर वोट करिए। क्या ये इतना पैसा बर्बाद हो गया? सुन पा रहे हैं आप महन जी? आवाज नहीं आ रही। संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम तब तक एक बार जेपी धनोपे साहब के पास इन करते हैं और अपनी टीम से कहेंगे कि कोशिश करें उनकी आवाज़ वो कनेक्ट हो जाए। महन जी, धनोपे साहब, यही सवाल आपके पास कि ठीक है, आपने एनालिसिस कर दिया कि ये आप पावर में नहीं है, आपने एनालिसिस कर दिया कि जो एंटी इनकम्बेंसी आपने शब्द किया कि बीजेपी से ज़्यादा शिवराज के खिलाफ है, तो हल तो निकाल दिया भाई बीजेपी ने।
तो आपके लिए मुश्किल कम हो जाएगी कि सिर्फ इसी बात से हल निकाल दिया उनने, अब आपकी मुश्किल कितनी है? हल नहीं निकाल दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई इन लोगों को, इतने लोगों को खड़ा करके एक साथ कि इनके पास उम्मीदवारी नहीं है, ये बात साफ हो गई। कैलाश विजयवर्गीय खुल के बोल रहे हैं, भाई मेरे को तो प्रचार करना था, मुझे कहां चुनाव लड़वा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर की हालत इतनी गंभीर है कि जो कृषि मंत्री रहे हैं और किसानों के आंदोलन में लोगों की मौत हुई है और जो बुरी तरह फैलाव हुआ है, वो सब पूरा खामियाजा उनके सर पे जाना है। किस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं? तो हालात ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की वो सरकार के पैसे की धज्जियां उड़ाई हैं। रोज करोड़ों रुपए के विज्ञापन छप रहे हैं, करोड़ों रुपए के। मैं समझता हूं अभी तक आप देखें, जब से लाडली योजना हुई है, जितनी राशि बांटी उससे ज्यादा राशि इन्होंने विज्ञापन कर दिया। ये इवेंट की सरकार है, उनको मालूम है कुछ करना नहीं है, लोग गुमराह करना। 3,43,000 करोड़ का मध्य सरकार का बजट है और 3,75,000 करोड़ का कर्जा है सरकार पे। आप बताइए क्या है चल रही है? और उधार ले घी पी रहे हैं, पैसा एक बिल्कुल है नहीं है, मगर चला रहे हैं। लोगों को होने दीजिए जो हो रहा है। जो आता है 8,000 तनख्वाह है, बोले 50 कर दूंगा, ये है ये कर दूंगा। अरे भैया दादा, आज तक क्यों नहीं कर पाए? आज तक आपने क्या दिया किसी को भी? बेरोजगारों को क्या दे दिया आपने? किसानों को आपने क्या दे दिया? आपने बहनों को क्या दे दिया? लाडली योजना के नाम पे आपने इतने चलाया, क्या दे दिया? गैस सिलेंडर की आपने बात की, आपको पहले नहीं मानता गैस सिलेंडर कितने का पड़ रहा है, जो आज 400 कर दिया। तो सारी जनता समझ रही है कि सब कुछ लेने की कोशिश करने के बाद भी आज आप मुझे ले आइए, कोई 400 रुपये में सिलेंडर देने वाला मिलने वाला नहीं मिल रहा है, कहीं कोई नहीं है। माताओं बहनों के बीच खाते ही जा रहे, किसी 500 रुपए जा रहे हैं, किसी नहीं जा रहे हैं। गांव में किसान कहता है कि साहब 1,000 रुपए मान लो मेरी बीवी के नाम पे आ रहे हैं, तो मैं तो बेरोजगार बैठा हूं, मेरा लड़का बेरोजगार बैठा है, हम लोग घर कैसे चलाएं? ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी है। ये तो मैंने बताया कि भाजपा के नेताओं को भ्रम हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा पे नहीं है, शिवराज सिंह चौहान पे। वास्तविकता यह है कि शिवराज सिंह चौहान तो खिलाफ है ही, असफल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने उधार लेकर घी पिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को पीछे धकेल दिया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो पड़ी हुई है। आप रोज घटनाएं देखिए, बलात्कार में देखिए, माता बहनों अत्याचार देखिए, छोटे छोटे बच्चियों के साथ किस तरह हो रहा है। इन सबका चर्चा करने का मैं समझता हूं कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए हालात कहां है मध्य प्रदेश के। ठीक सर से सर झुक जाता अब है। महेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। महेंद्र जी, उस वक्त आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। मेरा सवाल यह था कि मध्य प्रदेश की तमाम सीमाओं तक चले जाइए, मतलब छत्तीसगढ़, यहां गुजरात, बाकी जगह भी महाराष्ट्र, हर जगह पूरे शहर अपने रंग दिए लाडली लक्ष्मी योजना से, पब्लिसिटी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाई वो योजना के वो एक बार नाम ले देते, तो लग नहीं रहा कि पैसा बर्बाद हो गया, इस योजना में उतनी कारगर नहीं है, जब आपका सुप्रीम लीडर उसे कारगर नहीं मान रहे? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में जितना विकास माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है, हम 20 साल 15 साल से सरकार में हैं। अल्प समय के लिए जैसे कि कहा कि कांग्रेस जो है, हम वोट प्रतिशत हमारा अधिक था, लेकिन अंक गणित के कारण हमारी सीटें कम थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल का क्या परिणाम है जनता अच्छी तरह से जानती है, और ये जनता के सामने भी है। आज जो है, अगर हम पूर्व की बात करें, कांग्रेस तो 50 साल यहाँ मध्य प्रदेश में राज्य किया है, और आज के मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज मेडिकल कॉलेज कितने हैं? उस समय 5 मेडिकल हुआ करते थे, आज 15-15, 20-20 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। हर क्षेत्र में सड़क का अगर विकास की बात करें, प्रधानमंत्री नहीं है, आवास, डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरी बात तो सुन, अब मेरी बात आप मेरी बात सुनिए। मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ नहीं है, पढ़ाने वाले लोग भी नहीं है, मेरी कुछ भी नहीं है, नाम के लिए है, आप हमारी बात पे हैं, अरे आप हमारी बात तो सुन लो। नहीं सुन लो, हमारी बात तो बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। अब सुन रहा हूँ, लेकिन कागजों पे है कॉलेज वाले सब आपके। अरे आप सुनो, देखिए, ये तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, ये जनता जानती है, और ये जनता जानती है, और इसलिए 27% आरक्षण दिया हमने, 51,000 रुपए बच्चों से शादियों की, हमने गरीबों किसानों कर्जे माफ करे, 27,000 किसानों कर्जे माफ करे विधानसभा में रिकॉर्ड पे। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? या तो आप मुझे 15 महीने में, अरे कांग्रेस ने तो 50, कांग्रेस तो 10 साल रही ना, 50 साल रही ना मध्य प्रदेश में, 50 साल में। अब भारतीय जनता पार्टी आवास योजना आपके यहाँ इंदिरा, आपके अरे बात तो सुनिए, आपको बोलने की आदत है, आप बोलते ज्यादा हो, सुनते हो नहीं हो। हम आपकी पूरी बात सुन रहे हैं, तो आप हमारी बात सुनिए ना। सुन लेते हैं, जल्दी बात पूरी कर लीजिए। महेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए, फिर तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। महेंद्र जी बात पूरी करिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके कार्यकाल में एक इंदिरा आवास आता था गांव में, मैं ग्राम से संबंध रखता हूँ, सरपंच के पास एक आवास आता था।
आज प्रधानमंत्री आवास के तहत एक एक पंचायत में 200 आवास बने हुए, ये इनको नहीं दिख रहा। आज प्रधानमंत्री गरीबी बदल, गरीबों को लिए गरीब, अरे कैसे नहीं मिल रहा? आप गांव में रहते हो तो आप आना, एक पंचायत दोनों मेहमानों को रोकूंगा, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट से रोकूंगा, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं हम। रंजन जी बहुत देर से मौन है, माफ कीजिए, रंजन जी को इन करते आऊंगा। बहन जी वक्त है, वक्त हाँ है, अभी वक्त है, मैं रंजन जी को इन करता हूँ। रंजन जी चलिए हम दावे मान लेते हैं महंत जी के, सब कुछ गुडी गुडी है, नतीजा भी गुडी गुडी होगा। नतीजा गुडी गुडी होगा तो जाहिर बात है ये सब जीत के आएंगे। तब की कैबिनेट कैसे देखते हैं आप? लीड कौन कर रहा होगा, अगुवाई कौन कर रहा होगा? क्या आप उम्मीद करते हो कि नरेंद्र सिंह तोमर शिवराज जी की कैबिनेट में होम मिनिस्टर होंगे या कैलाश जी नगरीय प्रशासन मंत्री होंगे? नहीं, देखिए, आपका शुरू जो आपने किया था उससे मैं सहमत हूँ कि इनको जो लाया गया है केवल चुनाव एक योजना नहीं है, कई फ्रंट पे पार्टी काम कर रही है। और मैं कहूँगा पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पार्टी के अंदर, एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, और सर्जिकल स्ट्राइक का गवाह भी है प्रवीण जी, आप गवाह भी हैं। शायद आपका प्रोग्राम चल रहा था, तोमर साहब बैठे थे राइजिंग राइट, और आपने पूछा तुमको पता नहीं था कि उनको टिकट मिला नहीं मिला है, थोड़ा तीसरा जो क्वेश्चन पूछा आपने, तो रिकलेक्ट नहीं कर पाए, वो इतने सॉफ्ट हो गए, एक तरह से दिख रहा था वो। तो पार्टी ने जो किया है, जगह पूरा कमान दिल्ली के हाथ में पहली बार हुआ है। और महेंद्र यादव जी भी सहमत होंगे, 2018 तक शिवराज जी निर्विवाद नेता थे। नंद कुमार सिंह चौहान जब तक थे प्रदेश अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान जो चाहते थे वो पार्टी में होता था। राकेश सिंह के बाद जो चेंज हुआ है वह सेंट्रल लीडरशिप के उससे हुआ है। तो ये साफ दिख रहा था पार्टी अलग जा रही है, सरकार अलग जा रही है, और पूरा जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो नेतृत्व था उस पर सवालिया निशान पार्टी खुद खड़ा कर रही है। ऐसे पार्लियामेंट्री बोर्ड से किनारे कर दिया, लाली बहना का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी मीटिंग में आप नहीं बोल रहे कि वो, जबकि आप उनको सीएम बनाए हुए हैं, तो या तो सीएम नहीं बनाते आप उनको हटा देते, और अगर सीएम है तो उनका नाम लीजिए, तो लीड करेंगे। और बात की बात है, कोई बनेगा तो बाद में बन सकता है। तो आपका जो सवाल था, देखिए पार्टी बहुत सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। यह साफ लग रहा है कि सीएम का चेहरा अगर बीजेपी आती है तो बदलने वाला है, इसे मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा। एक बार धनुप्रिया जी इन कर लेते हैं। धनुप्रिया, ये जो ठीक है, ये इनका अंदरूनी मामला, आपने शुरुआत भी बहुत समझदारी के साथ इस बात से करी कि भाई इनका अंदरूनी मामला, हमें क्या लेना देना। आपका काउंटर, मतलब आपके पास इतने बड़े बड़े नेताओं के जवाब में आपके पास उतने चेहरे हैं इनके मुकाबले खड़े करने के जो इन्होंने उतार दिए? अरे साहब, इनके चेहरों की खुद ही बगावत देख लो ना। सीधी में रीति पाठक का काम हो गया, यहाँ पर इंदौर में भी खुद कैलाश जी बोल रहे हैं, वहां पर चंबल में वो हो रहा है। कौन आदमी आपका जीतेगी इसमें दिख रहा है? आप देखिए जितने भी लोग हैं इनके पास में, सब अपने आप घबराए हुए हैं। लोगों की सूची जारी कर दी, आप तो 2 नाम जारी नहीं कर पाए साहब। 69 लोगों को शहीद होने के लिए छोड़ दिया मैदान में। महेंद्र भाई, आपने 69 लोगों को शहीद होने के लिए मैदान में छोड़ दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं के सामने टिके नहीं, जनता ने फैसला कर लिया है। अब तो जनता ने ठाना है कि मामा के जनता के बीच में जब जाओगे आप, देखिए जनता के बीच में आप विपक्ष में रह करके भी जनता के बीच में नहीं गए। हम सुनिए, आप मेरी बात सुन लो आप। अरे जनता सुनो भाई, विदाई यात्रा नहीं है, हमने विकास किया, इसलिए हम पूरे प्रदेश में दमदारी से विकास यात्रा के माध्यम से गए। किस बात का विकास यात्रा में जनता ने आशीर्वाद दिया है, और तमाम सर आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप विपक्ष के, तो फिर आप जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाल रहे हो? किस बात का आशीर्वाद? देखिए आप, किस बात का आशीर्वाद? नहीं आप क्या, आप सुनना चाहते नहीं, ठीक है, हाँ, एक करके बोल लेते हैं। इस प्रदेश को अब एक बार महंत जी को सुन लेते हैं, महंत जी को सुन लेते हो क्या कह रहे हैं, महंत जी को सुन लेते हैं। ख्वाबे भुगतना पड़ेगा। आप आने वाले समय में देखिए, ये तो क्या है, 65-70 सीटों पे निपट कांग्रेस पे चिल्लाने के अलावा कोई विषय नहीं है। धनुप्रिया साहब सुन लेते हैं, एक बार महंत जी को सुन लेते हैं। धनुप्रिया जी, महंत जी को सुन लेते हैं, क्या वो लाइन ले रहे हैं? धनुप्रिया साहब सुन लेते हैं, दर्शकों को भी सहूलियत होती है, क्या लाइन ले रहे हैं महंत जी, सुन लेते हैं। बोलिए महंत जी, बोलिए, फिर तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्रों पे हल्ला मचाने के अलावा कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये विपक्ष में जब तक रहे तो इनका धर्म क्या होना चाहिए?
इन्होंने विपक्ष की भूमिका कितनी निभाई, ये सड़कों पे क्यों नहीं गए? इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी क्यों नहीं गए? इनके दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं गए? अगर आप मेरी बात सुन लीजिए ना, हमने विकास किया, उसके बाद भी हम जनता के बीच में गए। कोई जनता के बीच में ऐसे नहीं जाता, और विकास यात्रा के माध्यम से गए तो रात में रात को तीन एक बार तीसरे मेहमान को मैंने दोनों को अलग अलग वक्त देना चाहा था, लेकिन ये थोड़ा सा शोर और बहस में तब्दील हो गया। एक बार तीसरे मेहमान का रुख करते हैं। मैं माफ कीजिए, रंजन जी को इन करता हूं, धनपे साहब रंजन जी को इन करता हूं। बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क वक्त हाथ से फिसल रहा है। रंजन जी, अब इस सब के बाद आपको क्या लगता है, जो एक सवाल हमारे एक बहस का एक एजेंडा ये भी था, जो थोड़ा सा बहस में हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, कांग्रेस के लिए ये जो बीजेपी का डिसीजन है ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? रंजन जी देखिए, बहुत ही क्लियर है कि जो 17 पुतले हैं, दो पर्पज है। एक तो पार्टी की स्थिति मजबूत करना और दूसरा कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। जो अभी बीजेपी की चिंता है प्रवीण जी, वोटर तो है, कार्यकर्ता भी है जो इसमें ज्यादा निराश है, ज्यादा डिप्रेस दिख रहा है। और कई महीनों से लगातार अमित शाह का जो दौरा हुआ 3-4, कार्यकर्ताओं पे ज्यादा फोकस था वो। तो जो इनके आने से जो लोकल रीजनल जो कार्यकर्ता है, रीजनल लीडर्स हैं, तो लीडर लेवल पे कार्यकर्ता थोड़ा सा उत्साहित हुआ है। लेकिन अभी रास्ता बहुत दूर है, अभी रास्ता बहुत दूर है। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे महन जी कह रहे थे कि कयास या अनुमान नहीं है कि जो मीडिया लगा रहा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रंजन जी की बात से भी आपको महसूस हुआ, क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे रही है पार्टी। और जिस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज जी शाशय किनारे किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। मगर मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि वो योद्धा तो है, बेशक आखिरी वक्त तक हथियार नहीं छोड़ते। आगे होगा क्या ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।